भारत चीन सीमा पर ना आजकल एक बहुत ही अजीब सी एक विरोधाभासी तस्वीर उभर रही है। एक तरफ तो शांति और बातचीत की खबरें आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच की जो दुश्मनी है वो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। तो चलिए इस उलझी हुई हकीकत की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम हिमालय में तनाव कम होने के कुछ संकेतों को देखेंगे। फिर बात करेंगे चीन की उस विशाल तैयारी की जो एक नई महान दीवार जैसी है। इसके बाद दोनों देशों की सैन्य ताकत का जायजा लेंगे, कूटनीतिक दांव पेच को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस नए सीमा संतुलन का असली मतलब क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत कुछ अच्छी, कुछ सकारात्मक खबरों से करते हैं। याद है 2020 में कितना गंभीर तनाव शुरू हुआ था। खैर उसके बाद अब जाकर ऐसा लग रहा है कि हालात कुछ सामान्य हो रहे हैं। देखिए, दोनों देशों ने असल में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC पर तनाव कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। सैनिकों की वापसी हुई है, डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं और तो और बड़े लेवल पर बातचीत भी दोबारा शुरू हुई है। ये सब एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ इशारा तो करते ही हैं और जमीन पर इसका असर बिल्कुल साफ दिख रहा है। जिन जगहों पर टकराव था वहां से सैनिक पीछे हट रहे हैं। जो टेम्पररी बंकर और टेंट बनाए गए थे उन्हें भी हटाया जा रहा है। पहली नजर में तो ये सैन्य तनाव में कमी का एक बहुत ही साफ संकेत लगता है। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या सैनिकों का कुछ किलोमीटर पीछे हट जाना ही पूरी शांति की गारंटी है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? और यही वो विरोधाभास हमारे सामने आता है। मतलब एक तरफ सैनिक पीछे हट रहे हैं, ये तो सच है, लेकिन दूसरी तरफ चीन सीमा पर एक बहुत बड़े और परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है और ये तैयारी एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 628। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन नए गांवों की संख्या है जो चीन सीमा पर बना रहा है और ये उसके नागरिक सैन्य प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये शाओकान गांव हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ आम गांव नहीं है। ये असल में डुअल यूज मतलब दोहरे इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। यहाँ आम नागरिक तो रहते ही हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सेना भी इनका इस्तेमाल कर सकती है। ये चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके तहत वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से विवादित जमीन पर अपनी पकड़ को स्थायी बना लेता है। इन गांवों का मकसद सिर्फ आबादी बसाना नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। ये चीन के क्षेत्रीय दावों को मजबूत करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग सेना के लिए आंख और कान का काम करते हैं, मतलब जासूसी और निगरानी। और अगर जंग की नौबत आई तो यही गांव सेना के लिए फॉरवर्ड बेस बन जाएंगे, जहां से तेजी से तैनाती हो सके। और कहानी सिर्फ इन गांवों पर ही खत्म नहीं होती। सैटेलाइट तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं कि चीन सीमा के बहुत नज़दीक अपने मिलिट्री एयरबेस को भी बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है, उन्हें बड़ा और आधुनिक बना रहा है। जैसे लुन्जे में बना नया एयरबेस, इसके रणनीतिक मायने बहुत गंभीर हैं। यहाँ जो मजबूत शेल्टर बनाए गए हैं वो लड़ाकू विमानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चीन अब इस इलाके में लंबे समय तक हवाई ऑपरेशन करने की क्षमता बना रहा है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ ये जबरदस्त तैयारी। इस विरोधाभास के बीच चलिए अब ये समझते हैं कि जमीन पर सैन्य शक्ति का संतुलन असल में है कैसा, कौन कहां खड़ा है। अगर हम सिर्फ सैनिकों की संख्या को देखें तो हाँ, चीन की सेना बड़ी है, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर जंग सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। भारतीय सेना को इस मुश्किल बर्फीले इलाके में दशकों तक लड़ने का जो अनुभव है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा एडवांटेज जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरा सैन्य खर्च का ये अंतर देखिए। चीन का रक्षा बजट भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है और यही वो पैसा है जो उसकी सेना के तेज आधुनिकीकरण और नई नई तकनीकों के विकास की वजह है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दोनों देशों की क्षमता में एक बहुत बड़े अंतर को दिखाता है। और चीन ये पैसा लगा कहां रहा है? वो सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भविष्य की जंग की तकनीकों पर दांव खेल रहा है। नेवी का विस्तार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉर, ये वो चीजें हैं जो पारंपरिक युद्ध के नियमों को पूरी तरह बदल सकती हैं और चीन को एक बड़ी बढ़त दे सकती हैं। तो सैन्य शक्ति का पलड़ा किसी एक तरफ पूरी तरह से झुका हुआ नहीं है। मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है।
अगर चीन के पास पैसा, तकनीक और ज्यादा सैनिक हैं, तो भारत के पास बेजोड़ अनुभव, मुश्किल इलाकों की गहरी समझ और हिंद महासागर में एक मजबूत भौगोलिक पकड़ है। अब इस सैन्य तैयारी के शोर के बीच कूटनीति की एक शांत लेकिन बहुत ही अहम प्रक्रिया भी चल रही है। चलिए अब इस विरोधाभास के दूसरे पहलू पर लौटते हैं। असल में दोनों देश किसी भी छोटी मोटी झड़प को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने के लिए कई लेवल्स पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। मिलिट्री कमांडरों की मीटिंग से लेकर डिप्लोमैटिक बातचीत और बड़े नेताओं की बैठकों तक कम्युनिकेशन के रास्ते खुले रखे गए हैं। ये बयान मौजूदा कूटनीतिक रणनीति का सार है। मतलब अभी जो मुख्य लक्ष्य है वो सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझाना नहीं है, बल्कि स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। ये एक तरह का संकट प्रबंधन है, समाधान नहीं। तो इन दो अलग अलग कहानियों को, एक तरफ शांति की कोशिशें और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी, जब हम एक साथ रख कर देखते हैं तो जो नई हकीकत बनती है वो क्या है? यही है नया संतुलन। एक ऐसी स्थिति जहां सीमा पर भारी सैन्य जमावड़ा है, तनाव अपने चरम पर है, लेकिन कूटनीति के जरिए इसे एक हद से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये ना तो पूरी तरह से शांति है और ना ही खुला युद्ध। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो इस पूरे विश्लेषण से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, सैनिकों की वापसी एक छोटी टैक्टिकल चाल है, जबकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक लंबी स्ट्रैटेजिक रणनीति है। दूसरी, सीमा पर एक नया और स्थायी मोर्चा बन रहा है। तीसरी, सैन्य संतुलन बराबरी का नहीं बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और चौथी, कूटनीति सिर्फ आग को फैलने से रोक रही है, उसे बुझा नहीं रही है। और आखिर में ये बड़ा सवाल बचता है, सैनिकों की मौजूदगी, बातचीत के दौर और ये नई किलेबंदी, इन सब के बीच एशिया की इस सबसे ज्यादा विवादित सीमा का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।